तो हेलो बबुआ लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? नहीं बढ़िया हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया और मस्त होंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो तक कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और इस आप लोगों को पार्ट नंबर 4 में मिलेगा वीडियो। जो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं शुक्राणु जनन, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन यदि आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो आपको होता है कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम आप जितना इसमें पढ़ाएंगे वो आपको होता है एक्स्ट्रा लेवल का पढ़ाएंगे और होता है बहुत ही दूर तक, मतलब क्लास 12 भी काम करेगा आपको। क्लास 12 वाले देखते रहे इसको वीडियो को, क्योंकि क्लास 12 वालों के लिए भी होता है बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक ना। क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 3 में होता है आपका दिया है एच सिस्टम, इसलिए आपको भी देखना बहुत ही क्या है जरूरी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए ताकि होता है दोनों का वीडियो होता है दोनों सेम हो जाएगा तो आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक ना। ये जो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा आपके लिए, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो होगा, ठीक है। अब इसमें से जो चीज हम लोग पढ़ लेंगे, यदि आप इसमें से कुछ भी भूल जाएंगे, यदि आपको कुछ भी याद रहेगा आपको, तो आप होता है परीक्षा को क्रैक कर जाएंगे। मतलब नंबर जो जो क्वेश्चन पूछेगा आप उसको होता है लगा लेंगे, मतलब हल कर लेंगे उसको, ठीक है। इसलिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आपको, किसमें से कुछ भी भूलेंगे, यदि कुछ भी याद रहेगा आपको तो आप पेपर में लिखकर चले आओगे, कोई दिक्कत ना होगा आपको, ठीक है। तो आपके बुक में होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया है, उसको तो देख कर बना लीजिएगा। फिलहाल तो हम लोग इसमें बनाएंगे चित्र, ऐसा नहीं बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा चित्र हमारा, ठीक है। जो काम लायक है वैसे मिलेगा चित्र, और जो आपका वो खुला वाला चीज है उसको तो आप लोग बुक से देखकर बना लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल जो है अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पे, नर जनन तंत्र पे, यानी कि नर जनन अंग। और जो ये नर जनन अंग है यानी कि मेल का जो अंग है उसको हम लोग आज जानने वाले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो बच्चे लोग, यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में होता है जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो होता है आप लोग बहुत धांसू और धागा तरीके से मिले। तो बबुआ लोग वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा, आप लोग कहीं जाने की चेष्टा मत करिएगा, कहे लिए कि ऐसे अच्छा तरीका से कहीं मिलने वाला नहीं है। तो ये जो है ये हमें मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी तक हम लोग बात करने वाले किसका, नर जनन तंत्र का। तो देखिए जी, जो नर जनन तंत्र है इसको होता है दो भागों में बांटते हैं। किस भाग में? दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है आपका प्राथमिक ठीक है, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग। दूसरा होता है आपका सहायक व द्वितीयक नर जनन अंग। ये दो रूप में होते हैं जी, ठीक है। एक बोलते हैं प्राइमरी, एक बोलते हैं सेकेंडरी, या तो एसोसिएट बोल सकते हैं इसमें, ठीक ना। तो जो हम लोगों का जो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है वह जो होता है, जानते हैं क्या होता है? वृषण, टेस्टिस। क्या होता है? वृषण जो होता है हम लोगों का सबसे पहला टेस्टिस। वृषण होता है सबसे प्राथमिक जनन अंग होता है हम लोगों का वृषण। उसकी संरचना को हम देखकर हल करने वाले हैं। फिलहाल होता है अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि सहायक व द्वितीय जनन अंग जो है क्या होता है, नर जनन अंग क्या होता है। तो इसको होता है दो भागों में हम लोग बांट पाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सहायक नलिका। क्या बोलते हैं हम लोग? सहायक नलिका। और दूसरा आपका होता है सहायक ग्रंथि। ये दो भागों में जी बढ़ती है, ठीक है। तो इसको होता है हम लोग जानने वाले हैं कि सहायक नलिका क्या होती है और सहायक होता है ग्रंथि क्या होती है। आप लोग बंद रहेगा बबुआ लोग, कहीं जाएगा मत, ठीक ना। तो सहायक ग्रंथि बबुआ ये होता है कि जिसको बोलते हैं वृषणीय जलिका। एक को नाम बोलते हैं क्या चीज? वृषणीय जलिका,
क्या होते हैं, वृषणीय जलिका, ठीक ना। ओकरा बाद से होता है आपका शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, ठीक है। उसके बाद से होता है अधिवृषण, अधिवृषण। उसका बाद होता है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। यह सभी जो हैं क्या हैं, तो ये सभी नलिका हैं। क्या है, सभी नलिका हैं। अब बात आती है सहायक ग्रंथि का, तो एक होता है जी शुक्राशय, क्या होता है, शुक्राशय। और एक होता है प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट ग्रंथि। और एक होता है आपका वाल्वे यूरेथ्रल, वाल्वे यूरेथ्रल या वाल्वे यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। ये सभी ग्रंथियां हैं और ये है क्या आपका है, नलिकाएं। तो ऐसे होता है हम लोग बांट पाते हैं और हमारे अंदर शरीर के अंदर ऐसा सब कुछ सेम टू सेम मिलता है। बब्बू वालों देख लीजिए एक बात फिर से कि जो नर जनन अंग है, ह्यूमन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको होता है हम लोग दो भाग में ज्ञात कर सकते हैं। एक होता है प्राथमिक नर जनन अंग, क्या होता है, तो ऊंची होता है वृषण, क्या होता है, वृषण। और सहायक व द्वितीयक नर अंग जो होता है, इसको दो भागों में बांटते हैं, एक सहायक नलिका और ऐसे क्या चीज, सहायक ग्रंथि। इसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो जो सहायक नलिका है इसमें दो रूप में होता है, तो वृषणी नलिका, फिर शुक्रवाहिका, अधिवृषण और शुक्रवाहिनी, ये आपका चार चीज होता है, ठीक है। और जो सहायक ग्रंथि होती है इसमें तीन चीज होता है आपका, शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि, वाल्वे यूरेथ्रल या होता है काउपर ग्रंथि, जो होता है किसमें पाया जाता है, आपका सहायक ग्रंथि में पाया जाता है। तो बबुआ लोग तो इतना नोट कीजिए आप लोग। एक बाद होता है, अभी इसको ले लीजिए आप लोग, इसको रफ करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, प्राथमिक लैंगिक जनन यानी कि वृषण के बारे में हम लोग गहन अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए आप लोग। तो चलिए तो आगे हम देखते हैं। आगे है हम लोगों का वृषण। और वृषण जो है हमारे शरीर में एक जोड़ी होता है। वृषण जो संख्या होती है ये कितना होता है जी, एक जोड़ी। यह हमारे शरीर के अंदर कितना पाता है, तो एक जोड़ी पाता है। अब इसमें ये दोनों दिख रहे हैं ना, दोनों ये दोनों हैं, ये दोनों, इसको हम लोग बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं, वृषण, यही है वृषण। और ये जो बाहर वाला है इसको हम बोलते हैं वृषण कोश, वृषण कोश, ये बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है। फिलहाल जो है अभी हम लोग जानना है कि वृषण क्या होता है। तो वृषण जो होता है इसमें हमारे जो शरीर के अंदर होता है, मतलब ये शरीर के बाहर पाता है, जो वृषण कोश के अंदर होता है क्या चीज, वृषण। और वृषण संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी। कितनी होती है संख्या, एक जोड़ी। और जो हमारे शरीर के मतलब वृषण कोश के अंदर जो होते हैं क्या होता है, वृषण होता है, तो कितने होते हैं, एक जोड़ी, मतलब कि दो संख्या होते हैं। अभी जो वृषण कोश का जो तापमान है, इसका जो तापमान है, तापमान है वो जो है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कितना होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये फिर जान लीजिए कि हमारे शरीर में वृषण की संख्या एक जोड़ी होती है और यह जो है वृषण के अंदर होते हैं। और वृषण जो होते हैं, जो वृषण कोश होता है वो हमारे शरीर के बाहर होता है और इसका होता है तापमान होता है शरीर के तापमान से क्या होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो वो क्या होता है, वृषण कोश। और ये इसके अंदर क्या है, वृषण। अभी तो हम बनाने वाला संरचना जो है वृषण कोश की, ठीक है। देखिएगा तुम बहुत ध्यान से। ये ऐसे जान लीजिए, ठीक है, गड़बड़ कर रहा है। ये ऐसे 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 होते हैं पूरी तरह से, ठीक है। ये पूरा वृषण है, एक वृषण होता है, निकाल कर इसमें आपको जूमिंग करके दिखा दिया है,
ठीक है। अब इसमें जो वृषण है, इसको जो हम लोग बोलते हैं, क्या चीज, वृषणीय पिंडक। क्या बोलते हैं? वृषणीय पिंडक। इसकी जो संख्या होती है 250 होती है। कितनी होती है? 250। यानी कि एक वृषण में जो होता है, वृषणीय पिंडक कितने होते हैं? 250 होते हैं। ठीक है। इनमें जो है 2 से 3 की संख्या में ऐसे करके, ऐसे इसको बोलते हैं लीडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स। ठीक ना, लीडिंग सेल्स। चाहे तो हम बोलते शुक्रजन नलिका जी। क्या बोलते हैं? शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका। और इसके जो बीच बीच में जो गैप बच रहा है, ऐसे दिखा दे रहे हैं, जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स या लीडिंग कोशिका बोल रहे हैं। लीडिंग कोशिका, क्या नाम इसका है? लीडिंग कोशिका। तो ऐसे होते हैं। इसकी ये जो संख्या में कितने होते हैं, जो ऐसे से किया गया है ना, ऐसे ये संख्या में होते हैं 2 से 3 की संख्या में होते हैं। कितना होते हैं? संख्या में 2 से 3 की संख्या में ही होते हैं, इससे ज्यादा ये लोग संख्या में नहीं होते हैं। लेकिन इन जो 3 नलिकाओं की, मतलब कि जो शुक्रजन नलिका है, इसकी संख्या 2 से कितना होता है? लगभग 3 होता है। ठीक ना, 2 से 3 से ऊपर भी नहीं, 2 से 3। तो अभी जो शुक्रजन नलिका है, जैसे ही आगे निकलेगी, देखिए यहाँ से देखते हैं, जैसे ही आगे निकलेगी ना, जैसे ही आगे निकलेगी उसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है। अभी फिलहाल जो है हम लोग इसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान देना है कि एक जो होता है वृषण कोश में, मतलब एक वृषण में होता है 250 वृषणीय पिंडक होते हैं। एक वृषणीय पिंडक में कम से कम होता है 2 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। और उन नलिकाओं होता है मध्य जो हल्का हल्का सा गैप आता है, उसको बोलते हैं, होता है लीडिंग सेल्स या अंतरावली कोशिका। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स या तो अंतरावली कोशिका बोलते हैं। तो यह जो होता है पूरा हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। अब इसमें समस्या ये है, समस्या ना मतलब है कि इसमें जो नर हार्मोन होते हैं, नर हार्मोन्स को बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ई का होता है जी आपका नर हार्मोन। और मादा हार्मोन होता है, आपका मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन। ये सभी क्या है जी? मादा हार्मोन। और ये क्या है? नर हार्मोन, जो हमारे शरीर के अंदर बाहर से निकलता है, वो क्या होता है? नर हार्मोन होता है। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? टेस्टोस्टेरॉन। यहां से देख लिए थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा नहीं बनाएंगे, इसका एक हिस्सा बना रहे हैं इधर से, बस ये ऐसे करके। ठीक है। और इसमें क्या एक नली दिखा दे रहे हैं आपको। अब ये नली जैसे ही आगे बढ़ेगी ना, इसी का नाम हो जाएगा वृषणीय जलिका। अब यह नली होता है आगे बढ़कर ऐसे जाएगी, तो इसको बोलते हैं जी शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। ठीक ना, शुक्रवाहिका। और यही नली होता है जो ऐसे ऐसे गुड़चा जाएगी और फिर जाएगी ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं जी? अधिवृषण। और ये जब नली जहां पे खुलती है, यही होता है क्या होता है? शुक्रवाहिनी। क्या होती है जी? शुक्रवाहिनी। और ये जहां खुलती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? शिश्न। क्या बोलते हैं? शिश्न। ये वहां जाकर खुलती है। तो ये प्रक्रिया होती है हमारे एक वृषणीय पिंडक से पूरी तरह से होती है। शुक्राणु आएगा, शुक्राणु आने के बाद कहां पर जाएगा जी? वृषणीय जलिका में। अब उसके बाद कहां मिलेगा आपका? शुक्रवाहिका में, जहां पे गुर्जाल पिंड रहेगा, वो क्या होता है? अधिवृषण। और अधिवृषण के बाद जो जहां पे नली खुलती है
वो होती है क्या चाहिए, शुक्रवाहिनी, और शुक्रवाहिनी जहाँ पे नली खुलती है वो क्या होता है आपका शिश्न। वहां से होता है आपका शुक्राणु क्या होता है, बाहर निकलता है। इतना ध्यान रखिए जी, जनन प्रक्रिया में शिश्न की कोई भूमिका नहीं, मतलब कोई नहीं काम नहीं होता है उसमें जो शुक्राणु को निकालने के लिए। बस उसकी भूमिका इतना होती है शिश्न का कि शुक्राणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है कौन, तो शिश्न काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग और भी चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल ये हमारा जो है पहला जो शुक्र नलिका, शुक्र जन नलिका जो हम लोग पढ़े थे वह फिलहाल अभी ये खत्म हो चुका है। अभी हमारे पास केवल और केवल क्या बचा है, अभी सहायक ग्रंथि बचा है, और सहायक नलिका ख से खत्म। अब इसमें से कोनो यदि दिक्कत होगा आपको तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स कर लीजिएगा और फिर वह देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या है कि वृषण को हमको पढ़ना है, मतलब टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस हमारे शरीर में कितना होता है, तो एक जोड़ी होता है। ये जो जिसके अंदर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, वृषणी कोष चलते हैं, वृषण कोष। और वृषण कोष का जो तापमान होता है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और ये कहाँ होता है, तो हमारे शरीर के बाहर होता है। अब इसमें हम लोग क्या किए कि एक जो है वृषण को हमने दिखाया है, और एक वृषण के अंदर ऐसे 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 सतह 250 होते हैं संख्या में, ऐसे ऐसे 250 संख्या में होते हैं, उसको बोलते हैं वृषणीय पिंडकों की संख्या कितनी होती है, 250। उसके बाद होता है हम लोग क्या किए हैं कि इसमें से दिखाए नली को, किसमें होता है 3 नलियां दिखती हैं, क्या दिखती हैं, 3 नली दिखेगा इसमें। ठीक है, 3 नली दिखेगा ना इसमें, तो उसके बाद से इसको हम लोग बोलते हैं शुक्रजन नलिका, और संख्या में हुआ 2 से 3 खाली होती है, कितना होती है 2 से 3 संख्या। अब इसके जो बीच में जो गैप बच रहा है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोशिका तो अंतरावली कोशिका। और ज्यादा हम जान चुके हैं कि इसमें होता है नर हार्मोन्स क्या होते हैं, तो टेस्टोस्टेरॉन, और मादा हार्मोन्स क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और उसके बाद हम लोग पढ़े हैं सहायक नलिका के बारे में कि जब यहाँ से नली निकलेगी जैसे होता है उससे बाहर, मतलब ब्रेसलेट पिंड जैसे बाहर निकलती है उसका नाम क्या होता है, ब्रेसलीय जलिका। बाहर निकल जहां थोड़ा सा और उठती है उसका नाम होता है शुक्रवाहिका, और शुक्रवाहिका होता है जहां तक ऊंचा जाएगी ना वह क्या होता है अधिवृषण, और अधिवृषण से निकलने के बाद वो कहाँ निकलेगी, शुक्रवाहिनी, और शुक्रवाहिनी सीधे शिश्न में, और शिश्न के द्वारा है बाहर निकल जाएगा। ये प्रक्रिया होता है पूरी तरह से होती है। अब इसका जो देख रहे हैं एक बार आप, ये जैसे देखिए ये जो है सीधा अगर है सीधा ऐसे, ठीक है, तो सीधा भी मार्कर है ऐसा दिख रहा है आपको। अब इसे थोड़ा सा खोल देंगे, पाइप नंबर आएगा तो पाइप जो है थोड़ा सा ऐसे करेगा, गोले मटोल दिखेगा नहीं ना, गोल मटोल। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं इस नली की, शुक्रजन नलिका की बात करने वाले हैं जी। तो यानी कि ये ऐसे नलियां होती होंगी क्या होबे करेंगी। ठीक है, इसको हम लोग काट देंगे, काटने के बाद हम लोग देख पाएंगे, जान पाएंगे कि यह गोल दिखेगा ऐसे। ठीक है, इसमें 2 चीज होता है, एक को हम लोग क्रॉस दिखा दे रहे हैं, ठीक है, और एक को ऐसे डाट से ऐसे करके। अब इसमें ये फर्क हो जा रहा है आपको कि जो कास है उसका नाम हम दे रहे हैं सरटोली कोशिका, सरटोली कोशिका, सरटोली कोशिका, और एक का नाम है शुक्रजन नलिका, एक का नाम शुक्रजन, खाली चलो शुक्रजन। तो अब शुक्रजन क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर शुक्राणु बन रहा होता है, तो जो सरटोली कोशिका होती है उसका होता है सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब रक्षा करके रखी रहती है। बाद में होता है कब वो आप दिक्कत करेंगे तो वो होता है सेफली बचाए रखती है, और फिर बाद में निकाल देती है। तो पूछता है कि सरटोली कोशिका का कार्य बताइए। तो सरटोली कोशिका का कार्य होता है शुक्राणुओं की रक्षा प्रदान करना, शुक्राणुओं की रक्षा प्रदान करना किसका काम होता है, तो ये होता है, ये सरटोली कोशिका का कार्य होता है। क्या होता है, जिसमें आप देख रहे हैं जो डॉट डॉट्स दिखाया गया है वह होता है पूरा जो क्रॉस दिखाया गया वो पूरा छुपा लेता है किसको, शुक्रजन को, ताकि होता है शुक्राणु अपने से बाहर न निकले। जब स्टोर पूरा करके रखा रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तभी तो क्या करेगा, बाहर निकालता है। तो ये सभी काम होते हैं किसका होते हैं, तो सरटोली कोशिका का होता है कि सरटोली कोशिका कार्य होता है। तो क्या होता है, शुक्राणु सुरक्षा प्रदान करना किसका होता है, सरटोली कोशिका। या तो हम बोल सकते हैं क्या चीज, सुरक्षा प्रदान करना है तो पोषण
प्रदान करना। यह काम होता है किसका? सर्टोली कोशिका का। फिर तब तक इसको होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में होता है हम लोग सहायक ग्रंथि को भी देखने वाले भी हैं तुरंत, ठीक है। चलते हैं हम लोग देखते हैं आगे सहायक ग्रंथि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक ना। तो अभी तक हम लोग आप बताए थे कि सहायक ग्रंथि 3 होती है, एक शुक्राशय होता है, एक प्रोटेस्ट ग्रंथि, ठीक क्या होता है, वाल्वे यूरेथ्रल या तो काउपर ग्रंथि होता है। तो पहले उन्होंने बताया शुक्राशय क्या होता है। शुक्राशय होता है यह एक तरल पदार्थ स्रावित करता है, ठीक है, और यह जो है यह वीर्य का अधिकांश भाग होता है जी, अधिकांश भाग होता है, अधिकांश भाग होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, तो प्रोटीन, ठीक है, फिर ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिस, इसमें होता है, पाया है, आदि सभी होते हैं इसमें जो होते हैं पूरी तरह से, ठीक ना। शुक्राशय होता है एक तरल पदार्थ स्रावित करता है, यह एक वीर्य का अधिकांश भाग होता है। इसमें क्या क्या होता है, तो प्रोटीन, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिस आदि सब इसमें पाया जाता है। तो वही क्या होता है आपका शुक्राशय होता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या होती है, तो यह होता है, यह दूधिया रंग, यह दूधिया रंग का होता है, दूधिया रंग जैसा होता है, दूधिया रंग जैसा होता है। यह अम्लीय, यह अम्लीयता, यह मूत्र मार्ग ना, यह मूत्र मार्ग में अम्लीयता को क्षारीय प्रदान करता है। इसका काम क्या होता है, प्रोटेस्ट ग्रंथि का। यदि यही होता है, यदि हम लोगों का खराब हो जाए तो हमारा होता है मूत्र और होता है शुक्राणु दोनों साथ में बाहर निकलेगा, और उसको लोग बोलते हैं क्या चीज, कि धात गिरना। क्या बोलते हैं, धात गिरना। तो ये हमारे भाषा में बोलते हैं, क्या कहते हैं, लोग कहते हैं धात गिरना, मतलब शुक्राणु जो होता है और होता है शुक्राणु होता है, मूत्र होता है साथ में होता है निकल जाए, वही क्या होता है, धात गिरना, ठीक ना। तो वाल्वे यूरेथ्रल ये पूरा ऐसा होता है, ठीक ना, और ये दूधिया रंग का होता है हल्का सा, ठीक है। अब वाल्वे यूरेथ्रल ये जो होता है, क्या होता है, यह तरल पदार्थ स्रावित होता है, यह तरल पदार्थ स्रावित होता है, यह शुक्राणु को स्नेहक व चिकनाहट प्रदान करता है, ठीक है। यह पूरा होता है, क्या हो गया हमारे पूरे ग्रंथि के बारे में। शुक्राशय हो गया, प्रोटेस्ट ग्रंथि हो गया, वाल्वे यूरेथ्रल। इसका काम होता है क्या चीज, शुक्राणु को होता है चिकनाहट प्रदान करना, यही काम उसका होता है। वाल्वे यूरेथ्रल रहता तो काउपर ग्रंथि का। बस हमारे पास एक टॉपिक और बचा है, लास्ट वाला, जिसको होता है इसको रफ करने बाद उसको हम बनाएंगे, जिसको बोलते हैं शुक्राणु का स्ट्रक्चर। तो हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले क्या चीज, शुक्राणु का स्ट्रक्चर, ठीक है। नोट कीजिए फटाक से जल्दी से। तो है जी, हम लोग जानने वाले हैं शुक्राणु की संरचना क्या होती है, कैसे बनती है। तभी फिलहाल आप लोगों के सामने जो इसमें स्ट्रक्चर बना है वह क्या चीज है, शुक्राणु है। क्या है, शुक्राणु। और शुक्राणु में क्या क्या चीज होता है उसको हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल जो है इस पूरे भाग को हम लोग बोलते हैं जी हेड। क्या बोलते हैं, हेड।
और यहां से इस भाग को बोलते हैं हम लोग मिडल। मिडल मिडल ठीक है। और ये होता है आपका टिल, और ये लास्ट को बोलते हैं हम लोग इंड पीस। इंड पीस ठीक है। इसमें ये जो जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया ये कितना होता है, 10 से 14 की संख्या में होता है जी। ठीक है। बीच वाला होता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और सबसे जो ऊपर वाला से देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम ये रहा पूरा तो स्ट्रक्चर। ठीक है। इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। ठीक है। इसको बोलते हैं मध्यम भाग, इसको बोलते हैं पूंछ, पूंछ, और इसको बोलते हैं हम लोग अंतिम छोर, अंतिम छोर। और ये माइट्रोकांड्रिया को माइट्रोकांड्रिया बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं केंद्रक, केंद्रक। और इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कला, जीव द्रव्य कला। ये रहा आपका हिंदी में। ठीक है। अभी जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक्रोसोम का कार्य क्या होता है। एक्रोसोम का कार्य, तो एक्रोसोम का होता है जी जोना पेलुसडा को, जोना पेलुसडा को भेदने काम आता है, को भेदने के काम आता है जोना पेलुसडा। अब जोना पेलुसडा क्या होता है, तो जोना पेलुसडा होता है मादा में अंडाणु जो सबसे बाहरी आवड़ता है, जो सबसे जो खतरनाक जो आवड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग जोना पेलुसडा। उसको होता है भेदने में काम आता है कौन सी, एक्रोसोम, जो शुक्राणु होता है शीर्ष पे लगा होता है ऐसे। इसके 3 भाग होते हैं, एक हेड, मिडल और टिल। टिल बोलते हैं पुष्प। इसको होता है 3 भागों में बांट देते हैं हम लोग। प्रथम भाग मतलब जो मिडल वाला होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है मतलब केंद्रक, इसमें सब कुछ पाया जाता है, इसमें सबकी सूचना किसको आती है, पूरे न्यूक्लियस पास। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है जी पुष्प को ऊर्जा प्रदान करना, पुष्प को ऊर्जा प्रदान करना कार्य किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। जितना तेज होता है मूविंग करेगा, मूविंग करेगा उतना तेज क्या होगा, ये भागेगा। पुष्प जितना तेज होता है मूविंग करेगा, मूविंग करेगा उतना तेज शुक्राणु होता है आगे बढ़ते चला जाएगा। आप देख पाते हैं किसी 3D वीडियो में होता है, उसमें दिखाता है पूरा शुक्राणु होता है ऐसे 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 करता है चलता है, तो उसकी पूछे तो हमेशा लहरती रहती है ऐसे पूरी तरह से। ठीक है। इसलिए होता है पूरा जो होता है चलता रहता है, चलता रहता है। तो जब शुक्राणु जाता है अंडाणु से मिलने के लिए, तो इसको जो होता है पूछ के काम नहीं होता, उसमें इसको काट दिया जाता है, मतलब ये हट जाता है खुद अपने से। ठीक है। फिलहाल तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे कई सारे वीडियो में। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, और इसको पूरा बढ़िया से देख लीजिए कि यह शुक्राणु है, क्या है, शुक्राणु जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है और ये ऐसा ही दिखता है। ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे फिर आपके लिए। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद भाई लोग।